हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना के बारे में। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना। ठीक है, आज हम जानेंगे कि परमाणु संरचना क्या होती है, अर्थात एक परमाणु के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम चलते हैं कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल, अणु। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे अणु क्या होता है। तो अणु किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इस प्रकार के कण को हम अणु कहते हैं। तो अणु के संबंध में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, तो वो सबसे पहले याद रखना है आपको कि यह पदार्थ का छोटे से छोटा कण है, छोटे से छोटा कण है। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और तीसरी बात याद रखनी है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है। ठीक है, उसके बाद आपको चौथी बात याद रखनी है कि जो अणु होता है, ठीक है, इसके त्रिज्या कितनी होती है। तो अणु की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁹ मीटर की रेंज में होती है। तो अणु की त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर की रेंज में होती है। तो यहाँ से आपको अणु के बारे में ये 4 पॉइंट याद रखना है ना। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं परमाणु की ओर। परमाणु क्या होता है, किसी तत्व का छोटे से छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले लेता है। तो इस प्रकार के कण को हम परमाणु कहते हैं। एक परमाणु का जो आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कौन कौन सी बातें याद रखना है। तो यह तत्व का छोटे से छोटा कण होता है, यह तत्व का छोटे से छोटा कण है, छोटे से छोटा कण है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसकी त्रिज्या कितनी होती है, तो त्रिज्या इसकी जो होती है या आकार ना, यहाँ लिखिए परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होता है। अब जो परमाणु होता है ये 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। वो कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यह परमाणु जो होता है 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो परमाणु के संबंध में आपको ये 5 फैक्ट याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं परमाणु संरचना की तरफ। परमाणु संरचना, देखिए परमाणु जो संरचना होती है ना, इस प्रकार से दिखाई देती है। जैसे आप देखते हैं कि हमारा मुखिया सूर्य, सौरमंडल का मुखिया क्या होता है, सूर्य होता है, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, ग्रह चक्रण लगाते हैं। तो उसी प्रकार परमाणु का केंद्रीय भाग होता है नाभिक, और उसके चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो हम जो परमाणु की संरचना होती है हमारे सौरमंडल के समान होती है। ठीक है, अब परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। ठीक है, इस नाभिक में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है,
उसके बाद इन दोनों कणों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम अंतरा अणुक बल कहते हैं ना। इन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा जिसको बोला जाएगा अंतरा अणुक बल। ठीक है, इन दोनों के बीच अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एक बल कार्य करेगा जिसको अंतरा अणुक बल कहते हैं। अब परमाणु के नाभिक के चारों तरफ ना, ये नाभिक के चारों तरफ ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं ना। किस आकार की कक्षाएं हैं ये? दीर्घवृत्ताकार आकार की कक्षा पाई जाती हैं। इन कक्षाओं को के, एल, एम, एन, ओ और पी आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसका निर्धारण करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है। अब हम जानते हैं कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन और एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 2n²। ठीक है, यदि हमको किसी भी कक्षा में किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको यदि निकालना है तो हम इस फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं, जहां पर n क्या है? n बराबर है कक्ष क्रमांक। ठीक है, अब देखते हैं के कक्षा ना, के कक्षा का कक्ष क्रमांक कितना है? 1, एल कक्षा का 2, इस प्रकार से चलता रहता है 3, 4, 5 ना। तो ये क्या है? कक्ष क्रमांक है। और के, एल, एम, एन, ओ, पी क्या है? कक्षा है। ठीक है, तो ये के, एल, एम, एन, ओ, पी दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं हैं। अब हम देखते हैं कि के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला है आपके पास 2n² ना। अब यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे। n क्या प्रदर्शित करता है? कक्ष क्रमांक को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर k का कक्ष क्रमांक कितना है? 1 है। तो n के स्थान पे हम 1 रखेंगे, तो 2 इंटू n के स्थान पर 1 पुट करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1, एक का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अब 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि जो के कक्षा है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें कि एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वही फार्मूला जो हमारा दिया हुआ है 2n²। 2 इंटू एन की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? कक्ष क्रमांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू 2 की पावर क्या मान कितना होता है? 4 होता है। 2 इंटू 2 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो एल कक्षा में अर्थात सेकंड वाली कक्षा, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो 2 हो सकती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या है? इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं यही जिम्मेदार होते हैं किसी पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का निर्धारण करने के लिए। यदि किसी पदार्थ में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है तो ऐसा पदार्थ चालक की भांति कार्य करता है या चालक होता है ना। तो जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी मटेरियल में 4 से कम है तो वो पदार्थ क्या होगा? चालक होगा ना, अर्थात कंडक्टर होगा। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि किसी पदार्थ में 4 से अधिक है तो पदार्थ अचालक होगा। ठीक है, और इसी प्रकार यदि हम देखें कि यदि किसी मटेरियल में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ठीक 4 होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 4, यदि किसी मटेरियल में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 के बराबर होती है तो ऐसा पदार्थ अर्धचालक पदार्थ होता है।
अर्धचालक पदार्थ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं कि जो चालक होगा, जैसे कॉपर है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है। आप देखिए ना, इसकी इस प्रकार से वितरण कीजिए इस फार्मूले के द्वारा, और आप देखेंगे कि जो अंतिम कक्षा होगी ना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, या 2 बच सकते हैं या 3 बच सकते हैं। तो इस कारण से कॉपर क्या है, वहाँ पर कंडक्टर है। अब देखिए जैसे कि अर्धचालक, देखिए सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 14 होता है, और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 32 होता है। अब इसको जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में देखेंगे और उनके इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से वितरण देखेंगे, तो उसकी अंतिम कक्षा में बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों एक अर्धचालक की भांति कार्य करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा के, सबसे अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है। चूँकि इनकी ऊर्जा का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है ऊर्जा का लेवल बहुत ज़्यादा? क्योंकि इनका नाभिक के प्रति कम आकर्षण होता है ना, क्योंकि नाभिक से दूरी बढ़ जाती है, इनकी सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। इस कारण से इनकी एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और यदि हम इनको बाहर से एनर्जी दे दें, जैसे कि हीट एनर्जी या टेम्परेचर एनर्जी, है ना, तो यदि इनको हम हीट एनर्जी या टेम्परेचर एनर्जी या हीट एनर्जी यदि इन संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर से दे दी जाए, इस प्रकार से दे दी जाए, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। जब ये बाहर निकल जाते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अर्थात जब संयोजी इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर बाहर निकल जाता है तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही किसी कंडक्टर में करंट का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा परमाणु संरचना। अब जानते हैं एक एक के बारे में कि क्या होता है नाभिक, और इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो समझते जाते हैं एक एक करके कि नाभिक क्या है, इसकी खोज किसने की थी, और इसमें कौन से कण एग्जिस्ट करते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाभिक, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर बोला जाता है। ठीक है, जो नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक होता है, इसकी जो खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए खोज। खोज किसने की थी? ये रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, अब जो रदरफोर्ड ने खोजा, और रदरफोर्ड ने ये बताया कि ये जो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है उसको हम नाभिक कहते हैं, और इसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो इसमें लिखिए, इसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन 2 कण पाए जाते हैं, 2 कण पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 प्रकार के इसमें कण पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो नाभिक होता है इसकी त्रिज्या कितनी होती है ना, अर्थात इसका आकार किस रेंज का होता है। तो इसकी त्रिज्या देखें तो नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, 10 की पावर 14 मीटर, या कहीं कहीं की बुक में 10 की पावर -15 मीटर दिया हुआ है। तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आता है तो आप वहाँ पर टिक करिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि यह परमाणु का केंद्रीय भाग होता है। ठीक है, तो नाभिक के संबंध में आपको इन 4 पॉइंटों को याद रखना है। ठीक है, तो प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होता है इसकी खोज की थी, किसने की थी खोज? तो इसकी गोल्डस्टीन महोदय ने इसकी खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, अब ये पाया कहाँ जाता है ना, पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है। तो प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है ये। ठीक है, प्रोटॉन।
अब एक प्रोटॉन जो है इस पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना पाया जाता है, इस पर पॉजिटिव पाया जाएगा और 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम का यहाँ पर चार्ज पाया जाएगा। यहाँ पर कूलाम क्या है, चार्ज की यूनिट है। अब उसके बाद देखते हैं कि जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज इतना होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो यहाँ से हमको ये 4 पॉइंट याद रखना है। मुख्य रूप से ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन, ठीक है, अब जो न्यूट्रॉन होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलोगे कि ये नाभिक में पाया जाता है, अर्थात परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी, तो इसकी जो खोज की थी न्यूट्रॉन की, वो खोज की थी चैडविक ने, अर्थात चैडविक महोदय ने। अब उसके बाद देखते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कितना आवेश पाया जाता है, इतना कितना चार्ज पाया जाता है। तो प्रयोग द्वारा ज्ञात हुआ है कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। तो अर्थात न्यूट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है वो शून्य होता है। अब देखते हैं इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है ना, इसका द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, कितना होता है 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, जो कि प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोटॉन के द्रव्यमान 1.672 था, यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया, तो आप बोलोगे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये न्यूट्रॉन के बारे में आपको इन फैक्टों पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ। इलेक्ट्रॉन ये बाहरी कक्षाओं में चक्रण लगाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, बाहरी कक्षा जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। तो पहला पॉइंट आपको रखना है याद, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्रण लगाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज जे थॉम्सन ने की थी। ठीक है, जे थॉम्सन ने इसकी खोज की थी। अब इस पर चार्ज कितना पाया जाता है, तो इस पर जो चार्ज पाया जाता है नेगेटिव चार्ज पाया जाता है 1.609 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम का चार्ज पाया जाता है ना। तो आवेश अर्थात चार्ज कितना पाया जाता है इसके ऊपर, तो 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम का चार्ज पाया जाता है। ये जो चार्ज होता है इसकी वैल्यू माइनस में ली जाती है या होता है। अब उसके बाद देखते हैं इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान ये होता है। अब ये सबसे हल्का कण होता है ना, आपने देखा उसका द्रव्यमान 1.6725 था, उसका था 1.675 थे। अब इसका देखा तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम है। तो ये क्या है, उसके द्रव्यमान की तुलना में सबसे छोटा होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ये सबसे हल्का होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन में चक्रण एवं परिभ्रमण
गति पाई जाती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें चक्रण गति होगी और परिभ्रमण गति होगी। चक्रण जो गति होगी उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमेगा लट्टू की भांति, जबकि परिभ्रमण गति होगी उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन। अब एक रिलेशनशिप इसमें आपको याद रखना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप आता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1840 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो परमाणु की बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, और आपको मालूम है इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनसे संबंधित आपको ये जानकारी याद रखना है कि यह परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऊर्जा बहुत अधिक होती है। पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का निर्धारण भी इन्हीं के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जब संयोजी इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर अपनी कक्षा को छोड़ देता है तब उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, तब उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तब उसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा किसी चालक में करंट का फ्लो होता है। किसी चालक में अर्थात कंडक्टर में करंट का प्रवाह होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि परमाणु संरचना क्या होती है और उसके प्रत्येक एक भाग को देखा और समझा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम पढ़ेंगे चालक, अचालक एवं अर्धचालक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें।